तो क्लास अब जो टॉपिक है वो है हमारा कौन सा, फाइनल गुड्स को लेके, मतलब जो हमारी अंतिम वस्तुएं होती हैं उसके ऊपर बात करना है। और इसके जस्ट बाद हम बात करेंगे इसमें जो इंटरमीडिएट गुड्स होती है, जो मध्यवर्ती गुड्स मतलब वस्तुएं होती हैं, उनके ऊपर आप बात करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, डेफिनेशन तैयार है सर आपकी, इंग्लिश में भी तैयार है, हिंदी में भी तैयार है, और फिर हम उस डेफिनेशन को तोड़ेंगे भी। और डेफिनेशन को तोड़ने के बाद हमें मतलब इतना कुछ मिलने वाला है कि भाई हाँ बहुत कुछ है मतलब इसमें। तो डेफिनेशन से अगर मैं शुरू करूँ तो फाइनल गुड्स कौन सी हैं, इन शॉर्ट आप समझो, उन गुड्स को फाइनल गुड्स कहते हैं जिनको आप या तो कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करते हो या फिर आप इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल करते हो। नहीं यार कि सर हिंदी में बताओ थोड़ा सा। सर आपकी अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनको या तो आप उपभोग करोगे या फिर आप उनको एज अ निवेश इस्तेमाल करने वाले हो। ठीक है, डेफिनेशन दोनों सामने है कि रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर आइदर फॉर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसी गुड्स जिनको या तो आप कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करोगे या फिर आप इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल करोगे। और हिंदी में लिख दिया कि एक अंतिम वस्तु एक उत्पादक है, मतलब जो अंतिम वस्तु का उत्पाद एक प्रोडक्ट ही है। ठीक है, जो उपभोग के लिए तैयार हैं, उपभोक्ता की जरूरत को पूरा करने के लिए, मतलब उपभोग के लिए तैयार हैं। एक जो कंज्यूमर होता है ना, वो उसको कंज्यूम करेगा, उसके लिए वो तैयार है। ठीक है, या उत्पादकों द्वारा निवेश के रूप में किया जाता है। उत्पादक कौन होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर क्या करते हैं, एज ए इन्वेस्टमेंट उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे गुड्स जो या तो आप कंजम्पशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे या फिर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो गुड्स आपकी कौन सी कहलाएंगी, फाइनल गुड्स कहलाएंगी। सर मज़ा नहीं आया, मज़ा तब आएगा जब आप इसमें एक एक करके इस पर बात करेंगे और फिर इनके जो सुटेबल एग्जांपल्स हैं, मतलब जो एक ऐसे उदाहरण कि हम बता सकते हैं कि ये वाला कंजम्पशन है और ये वाला फाइनल है। मैं पहले छोटे से एग्जांपल से शुरू करूंगा, फिर हम कंजम्पशन गुड्स को तोड़ेंगे और फिर हम तोड़ेंगे अपने उन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वालों को। सर एग्जांपल आपका ये है कि आप एक गाड़ी परचेस करें अपने घर के इस्तेमाल के लिए। आपने एक 4 व्हीलर खरीदी अपने घर के इस्तेमाल के लिए और उसको अपने घर के इस्तेमालों के लिए, मतलब जो आपकी नॉर्मल लाइफ है कि भाई चलाने के लिए चला रहे हो, आप इसको कंज्यूम कर रहे हो, आप इसका उपभोग कर रहे हो। सही है, तो ये गुड्स कैसी है आपकी, जनरली कंजम्पशन बेस्ड है तो फाइनली, लेकिन उसमें क्या है, कंजम्पशन हो रहा है उसका। फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने जो गाड़ी खरीदी, समझना इस बात को, आपने जो गाड़ी खरीदी आपने उसको ओला उबर में लगा दिया। ठीक है, आपने उसको ओला उबर में लगा दिया। सही है, तो अब वो आपको पैसे कमा के देगी, तो वो एज अ इन्वेस्टमेंट आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से है वो। ठीक है, अब बात करते हैं सर कि आपकी जो कंजम्पशन के लिए है, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल है ये वाला जो पहला इस्तेमाल है ये वाला, इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा इस वाले पे। तो सर आप पहले कंजम्पशन से रिलेटेड बातें देखेंगे क्या है कि कंजम्पशन गुड्स कौन सी होती हैं। ये कहता है कि रेफर्स टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली। ठीक है, या फिर हिंदी में ये कहता है उन वस्तुओं से जो उपभोक्ता को सीधा संतुष्टि प्रदान करती हैं। और वहाँ भी वही लिखो, सेटिस्फाई द वांट ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली। एक सीधी सी बात है कि जो भी कंज्यूमर होता है, जो भी उपभोक्ता होता है, अगर हमने उसको सेटिस्फाई कर दिया, किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई कर दिया, तो वो जो भी वस्तुओं का इस्तेमाल करके सेटिस्फाई हुआ है वो कंज्यूमर गुड्स है। ठीक है, क्योंकि उपभोक्ता ना वहाँ पे कंज्यूमर खुद उनका इस्तेमाल कर रहा होता है, खुद उनका यूज़ कर रहा होता है। तो सेटिस्फाई द वांट ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली, तो आप इसको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक याद रख सकते हैं कि जो एक कंज्यूमर की ज़रूरत को सीधा संतुष्ट कर सके, सेटिस्फाई कर सके, वो कैसी गुड्स हैं, कंजम्पशन गुड्स हैं। तो सर क्या इतने से में काम बन जाएगा, नहीं भाई। अच्छा, कंजम्पशन गुड्स को एज ए हिंदी क्या है, ये उपभोग वस्तुएं कहलाती हैं जनरली हिंदी में। तो ये सर इतने में काम नहीं चलेगा, फिर कैसे काम चलेगा। अभी हमने पढ़ा कि फाइनल गुड्स वो हैं जो कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट के लिए काम आती हैं। फिर हमने कहा कंजम्पशन गुड्स कौन सी हैं, जो कंज्यूमर की ज़रूरतों को सीधा मतलब सेटिस्फाई करती हैं, संतुष्ट करती हैं। अब कंजम्पशन गुड्स को भी हमने 4 हिस्सों में तोड़ रखा है। देखो आप यहाँ पे, सबसे पहला है आपका ड्यूरेबल गुड्स या फिर टिकाऊ वस्तुएं। सर ये कौन सी हैं, सर ड्यूरेबल गुड्स या टिकाऊ वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनका इस्तेमाल आप बार बार करते हो, जिनका यूज़ आप लगातार करते हो, बार बार करते हो, कई सालों तक करते हो। सर कौन सी है वो, सर आप ध्यान से देखो, आपने अपने घर में टीवी लगा रखा है, टीवी रोज़ ही चलता है, रोज़ चलता है और कई कई सालों तक चलता है, 5-5, 10-10 साल, कुछ तो ऐसे में जो 20-20 साल भी चला रहे हैं कि बेटा ये हमारी शादी का है और 20 साल हो गए। ठीक है, टीवी हो गया। जो आपका फ्रिज है, जो आपका रेफ्रिजरेटर है वो, ठीक है, जो आपका फ्रिज है, जो आपका रेफ्रिजरेटर है, वो भी इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है,
अब इसके बाद क्या, आपका टीवी हो गया, आपका रेफ्रिजरेटर हो गया। रेफ्रिजरेटर सही तो लिख दिया मैंने, अभी एक बार चेक कर लो इस चीज़ को। अरे मैया गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, सही है, इसी टाइप की चीज़ है, ठीक है, ओके। तो ड्यूरेबल गुड्स या टिकाऊ वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिनका इस्तेमाल आप बार बार करते हैं, अगेन एंड अगेन करते हैं, और काफ़ी लंबे, मतलब जो काफ़ी लंबे समय तक आप इनका इस्तेमाल करते रहते हैं, तो ड्यूरेबल हैं, और ये भी कंजम्पशन गुड्स का एक हिस्सा है। इसके बाद इसने हमें बताया सेमी ड्यूरेबल गुड्स, या फिर जो अर्ध टिकाऊ वस्तुएं होती हैं, ठीक है। सर ये कौन सी होती है? सर ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका आप इस्तेमाल एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही करते हैं। क्या करते हैं आप? यहाँ पे चलता अगेन एंड अगेन, यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड टाइम पीरियड तक। अगर हम आपको शूज़ दिलवा दें, सपोज करो आप कि हमने आपको जूते दिलवा दिए, हमने आपको क्लॉथ की बात कर दी, इस टाइप की जो वस्तुएं हैं ये आपकी कैसी हैं, सेमी ड्यूरेबल हैं, अर्ध टिकाऊ हैं। क्योंकि जूते और कपड़े एक होता है कि आजकल तो ये चल रहा है कि भाई ये खास लड़कियों में होता है, नया फंक्शन नहीं चाहिए, ठीक है, एक घर में 4 फंक्शन तो 4 चाहिए, एक बार पहन ले तो दोबारा नहीं पहनने। लौंडे बढ़िया होते हैं मेरे भाई से, ठीक है, मैंने पहनने के 3-4 साल से तो उसे मैं रगड़ रहा हूँ, और अभी मस्त चमक बनी हुई, देख लो, पट्टी भी चमक रही होगी बढ़िया सी। पर वो हम जैसे पे थोड़ा सा काम नहीं करता, बट अगर आप इसको अर्थव्यवस्था के इकोनॉमिक के रूप से देखते हो तो ये सेमी ड्यूरेबल आती है, क्योंकि आप इनका इस्तेमाल साल 2 साल खींच के, जो अगर बेशर्मी हो तो 3 साल कर सकते हो, ये उनमें से आती है। फिर आते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स, अस्थाई गुड्स। सर यहाँ पे मैंने बोला अगेन एंड अगेन, यहाँ पे मैंने बोला लिमिटेड टाइम पीरियड। सर यहाँ पे होता है ओनली वन यूज़, वन टाइम यूज़, इसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है वन टाइम यूज़, कि आप उसको सिर्फ एक बार इस्तेमाल करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। जैसे इसके लिए मैं एग्जांपल दे दूँ, टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर आपने एक बार इस्तेमाल कर लिया, घुड़मुड़ी बने यार फेंक दिया, ये होता है। आपने मिल्क ब्रेड वगैरह ले लो, ब्रेड वगैरह की चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब ये जैसे मैं इसके लिए लिख दूँ टिश्यू पेपर, ठीक है, टिश्यू पेपर, ये इसके लिए एक एग्जांपल हो सकता है। और मैं इसके लिए क्या एग्जांपल ले दे रहा हूँ, जो मिल्क ब्रेड होती है वो वाली, क्योंकि भैया ब्रेड एक बार सटक लो, पेट भर गया, ख़त्म, मुद्दा ख़त्म, दोबारा इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। और सर लास्ट होता है आपका कंजम्पशन गुड्स का जो चौथा हिस्सा है, कौन सा, सर्विसेज। अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं आप लोगों को सही पढ़ा रहा हूँ तो आप इसमें सेटिस्फाई होंगे, क्या सर बहुत सारा पढ़ा रहे हैं, या फिर सर कम पढ़ा रहे हैं, या फिर सर हिंदी में ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, या सर इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, पर पढ़ा रहे हैं, हो सकता है। तो सर ये आपके क्या हैं, सर्विसेज हैं, ठीक है। सिर्फ टीचर ही नहीं है, डॉक्टर्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, ठीक है, जो हमारे वकील वगैरह होते हैं, सभी आपके लिए क्या करते हैं, ये आपको सेवाएं प्रदान करते हैं, और आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली वे में सेटिस्फाई कर देते हैं। तो सर अभी आप इसको इतना नोट करें, क्योंकि इसके बाद हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, देन फिर आगे चलेंगे। तो अब देखो इसे, ये है हमारा किसका, कैपिटल गुड्स के लिए, ठीक है। अभी पढ़ा था कंजम्पशन के लिए, अब हम पढ़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, और इन्वेस्टमेंट को आप इस तरीके से जस्टिफाई करेंगे, ठीक है, कि आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हो फाइनल गुड्स में, वो कहाँ करते हो। तो उसका एक जवाब है कि सर आप कैपिटल गुड्स में, पूंजीगत वस्तुओं में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर पूंजीगत वस्तु या फिर जो कैपिटल गुड्स हैं वो क्या है। देखो सर, कहता है दोज गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, दैट्स इट। मतलब भाई आप कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तुएं हैं, वो गुड्स हैं जो आप किन्हीं और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल करते हो, जैसे कि मशीनें वगैरह। मेरे भाई आप मशीनों का इस्तेमाल क्यों करते हो, आप मशीनों से कोई और चीज़ तैयार करते हो, कि आपने कोई कच्चा माल मशीन में डाला, मशीन ने उस पर काम करा और एक नया माल बन के तैयार हो गया, तो इसको कहते हैं फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है। या फिर हिंदी में इसमें क्या लिखा हुआ है कि वह अंतिम वस्तुएं जो अन्य वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन में सहायक होती हैं। मतलब आप कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल करके, ठीक है, कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल करके अलग तरह तरह की चीज़ें बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन के तौर पे है। इसको अगर और थोड़े बेहतर तरीके से जाना है तो हमें इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने होंगे, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि यूज्ड फॉर फ्यूचर, फॉर प्रोडक्शन पर्पस एंड हैव एक्सपेक्टेड लाइफ। सबसे पहली बात, अगर आज आप हिंदी में पढ़ दो एक बार, भविष्य के लिए उत्पादक उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको समझते हैं एक बार में क्या होता है। यदि आप लोग आज के दिन किसी कैपिटल गुड्स में पैसा प्रोड्यूस करते हैं, तो वो आज का किया हुआ इन्वेस्टमेंट, आज का किया हुआ निवेश
फ्यूचर में आपको प्रोडक्शन देगा। जो आप कहते हैं ना, जो उसके डेफिनेशन में लिखा हुआ कि किसी दूसरी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, उनको मतलब क्या कहते हैं, उनके उत्पादन करने में सहायक होता है। ठीक है, तो ये वही कह रहा है कि अगर आप आज के दिन इन्वेस्टमेंट करते हैं कैपिटल गुड्स के अंदर, पूंजीगत वस्तुओं के अंदर, तो वो फ्यूचर में आपको प्रोडक्शन प्रोवाइड करेगा। और ध्यान रखना, हर कैपिटल गुड की ना पे एक लाइफ होती है। किसी की लाइफ 10 साल है तो किसी की लाइफ 20 साल है, इस तरीके से। तो ये जो लिखा हुआ ना एक्सपेक्टेड लाइफ, ये उसी बात के लिए लिखा हुआ है। यहाँ ये लिखा हुआ कि वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते, मतलब भविष्य ये कहता है कि उत्पादन प्रक्रिया के समय पूंजीगत वस्तुएं अपनी पहचान नहीं खोती एवं उत्पादन की प्रक्रिया के समय ये उत्पाद के साथ नहीं मिलती। इन इंग्लिश, दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, दैट इज दे डू नॉट मर्ज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब समझो आप क्या है, सपोज करो कि आपके पास क्या कहते हैं धागे हैं और उससे आपको कोई शर्ट बनानी है, कोई कपड़ा बनाना है, और वो बिना मशीन के तो पॉसिबल होगा नहीं। तो जब आप किसी कच्चे माल का इस्तेमाल करते हैं एक कैपिटल गुड्स के सहारे, आप एक कच्चे माल को कैपिटल गुड्स के सहारे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उसका उत्पाद कर रहे होते हैं, तो फिर एक नई प्रोडक्शन तैयार होकर आती है। क्या कभी सुना है कि शर्ट बनाने वाली मशीन भी खराब हो गई या मशीन कपड़े में मिल गई? ऐसा तो नहीं होता ना। इसके लिए मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। मान के चलिए हम दूध को लेते हैं, हमने दूध को फूका, खोया बना, ठीक है। अब दूध काम आता है किसके लिए? मिठाई के लिए। दूध भी किसके लिए काम आता है? फर्दर प्रोडक्शन में काम आता है, किसी और वस्तु को बनाने में मदद कर रहा है। क्योंकि दूध ही, देखो हमें कहते हैं कि दूध से मिठाई बनती है, तो हम कहते हैं सीधा दूध ही पी लो यार, लॉजिकल है, सीधा दूध पी लो। तो पॉइंट ये है कि अगर आप दूध से खोया बनाते हैं, खोए से मिठाई बनाते हैं, तो दूध ने अपनी पहचान खो दी, वो खोया बन गया, खोए ने अपनी पहचान खो दी, वो मिठाई बन गया। मतलब यहाँ पे चीज़ें मिल गई, मिक्स हो गई। कैपिटल गुड्स के साथ, पूंजीगत वस्तुओं के साथ ऐसा नहीं होता। उनका सिंपल सा ये है कि आप जब कोई भी फर्दर प्रोडक्शन करते हैं, आप कोई और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, कोई और वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, तो कैपिटल गुड्स अपना कैपिटल गुड्स ही रहती है, वो उस प्रोडक्शन के साथ, उस उत्पाद के साथ मिलती नहीं है। यहाँ मर्ज का मतलब क्या है? मिलती नहीं है, ठीक है। इस तरीके से उसमें एक शब्द लिखा हुआ, लाइट को क्या हो गया, अरे रुक जा भाई, अरे बहुत सही, अब ठीक है, ठीक है। तो वो उसमें मिलती नहीं है, ठीक है। वो अपनी पहचान अपना बरकरार रखती है और नई प्रोडक्शन बनकर तैयार हो जाती है। अब सुनो, ये हो गया। कहता नीड रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। भाई इनको ना जरूरत के साथ से जब आप मशीनों की बात करते हैं, ठीक है, या रिप्लेसमेंट ने शब्द लिखा हुआ, ओवर ए टाइम एज दे डेप्रिशिएटेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। देखो ये कहता है कि इनको वक्त के साथ ना रिपेयर की जरूरत होती है, मरम्मत की जरूरत होती है। और अगर रिपेयर से काम नहीं चल रहा तो आपको वक्त के साथ, मतलब एक टाइम के बाद कि हाँ भाई अब इसका ये हो लिया, इस मशीन का काम हो लिया, अभी हमारे लिए मददगार साबित नहीं हो सकती, तो आप उसको रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने का मतलब क्या? आप उसको सीधा बदल देंगे, ठीक है। और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि वक्त के साथ साथ इन पर ना डेप्रिसिएशन लग रहा होता है, हार्श लग रहा होता है। कैपिटल गुड्स क्या मांगते हैं? रिप्लेसमेंट मांगती हैं, रिपेयर मांगती हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ उन पर क्या लगता है? डेप्रिसिएशन लगता है। तो ये रहा यहाँ पे मरम्मत है, ये बदलाव है, और ये डेप्रिसिएशन है। ये भी इसके कैपिटल गुड्स के अंदर ही जुड़ा हुआ था। दे हैव डिराइव डिमांड, व्युत्पन्न मांग। मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। अभी हम इसके बाद अभी थोड़ा सा और जानेंगे, फिर हम जब आएंगे मध्यवर्गीय वस्तुओं पर, इंटरमीडिएट गुड्स पे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ कि डिराइव्ड डिमांड का मतलब क्या होता है। समझना आप इस बात को। देखो मान के चलो कि हमारे पास गेहूं रखे हुए हैं, हम जहां रहते हैं थोड़ा सा गांव जैसा माहौल है, तो गेहूं को हमें पिसवाना होता है चक्की में कि वो आटा बन सके और हम उसका इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि हम सीधे ही गेहूं से रोटी नहीं बना सकते जब तक हम उसको आटे में कन्वर्ट ना कर दें, ठीक है। तो गेहूं हमारे लिए एक कच्चा माल है, चक्की हमारे लिए एक कैपिटल गुड है, सही है। और जो आटा तैयार होकर आएगा वो हमारे लिए फाइनल गुड है, हम उसको सीधा सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप समझो, गेहूं को आटे में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक मशीन की आवश्यकता है, एक चक्की की आवश्यकता है। तो इनडायरेक्टली क्या होता है कि जब एक किसान गेहूं उपजा रहा है तो किसी ने महसूस करा कि यार कोई सीधा तो गेहूं खाएगा नहीं। ये इनडायरेक्ट बात हो रही है, ये अपने आप ही बात अपने आप मन में आ रही है किसी के कि यार कोई गेहूं तो इन्होंने उपजा लिए, अब सीधा गेहूं तो वो खाने वाला है नहीं। तो क्या होगा कि इन्हें गेहूं को कन्वर्ट करना पड़ेगा आटे में, और उसके लिए इन्हें एक ऐसी चीज़ की आवश्यकता है जो गेहूं को आटे में बदल सके। तो इनडायरेक्टली मेरे भाई एक होता है ना इंस्टेंट, इनडायरेक्टली क्या हो गया कि हमारी
कैपिटल गुड्स की जो डिमांड है, जो पूंजीगत वस्तुएं हैं, उनकी मांग अपने आप मार्केट में क्रिएट हो गई, और उसी बात को कहते हैं डिराइव्ड डिमांड। तो ये कैपिटल गुड्स से रिलेटेड है थोड़ा सा। अब कैपिटल गुड्स के बाद आप इसमें भी जानेंगे कि इसमें भी थोड़ी सी और गहराई है, आप इसको नोट करो, ठीक है। उसके बाद इसकी गहराई में और चलते हैं। डन। अब देखो आप इसे, हमें अब पढ़नी है प्रोड्यूसर गुड्स, मतलब कि उत्पादक वस्तुएं, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बताऊं। अभी हमने पढ़ी थी कैपिटल गुड्स, मतलब जो पूंजीगत वस्तुएं थी। अगर आप कोई कैपिटल गुड्स मतलब एक पूंजीगत वस्तु आप अपने हाउस होल्ड पर्पस के लिए खरीदते हैं, अपने घरेलू क्षेत्र के पर्पस से खरीदते हैं, तब वो कैपिटल नहीं रहती, तब वो कंजम्पशन बन जाती है, ठीक है। ये बड़ी प्यारी बात है कि अगर आप कोई कैपिटल गुड्स अपने हाउस होल्ड पर्पस के लिए खरीदते हैं, तब वो कंजम्पशन गुड्स बन जाएगी, उपभोग वस्तु बन जाएगी। इस बात को नोट करके रखें। ये था। उसके बाद हमने कंजम्पशन पढ़ लिया, कैपिटल पढ़ लिया, ठीक है। कैपिटल में फिर हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और रहेगा, अभी मैं उसको और बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम अपना इंटरमीडिएट गुड्स पे चलेंगे, मध्यवर्गीय वस्तुओं पे चलेंगे। सर आपका लिखा हुआ प्रोड्यूसर गुड्स, ये वो गुड्स होती हैं, आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। मतलब ये ऐसी गुड्स होती हैं जो अदर गुड्स को प्रोड्यूस करने में मददगार साबित होती हैं। वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन को करने के लिए किया जाता है। यही बात इंग्लिश में और यही बात हिंदी में, कि प्रोड्यूसर गुड्स ऐसी गुड्स हैं जो किसी दूसरे प्रोडक्शन में हेल्प करवाते हैं, किसी दूसरे गुड्स के उत्पादन में मदद करवाते हैं। ओके सर, ये कैसे समझे हम इसको? सर आप इसको दो तरीके से समझ सकते हो। सबसे पहले आप इसको समझ सकते हैं जिनको हम कहते हैं सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, और दूसरी कैपिटल गुड्स। समझो मेरे भाई, समझो, अभी तो पढ़ा था ये पूंजीगत वस्तुएं। मतलब ये है कि पूंजीगत वस्तुएं एकमात्र हिस्सा हैं किसका? उत्पादक वस्तुओं का या फिर प्रोड्यूसर गुड्स का। ये मात्र एक हिस्सा है, ठीक है। प्रोड्यूसर गुड्स एक बड़ी पहल है, उस बड़ी पहल का एक हिस्सा है कौन सा? कैपिटल गुड्स होता है। सर सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी होती है? जिनको आप एकल उपयोग उत्पादक सामान भी कह सकते हैं इन हिंदी। तो सर हम आपको एक एग्जांपल लिख के दिखाते हैं। हमने एग्जांपल लिखा कोल, कोयला, लकड़ी इत्यादि, सही है। सर सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स उन प्रोड्यूसर गुड्स को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल आप किसी प्रोडक्शन को करने के लिए करते हो, जो एज अ कच्चा माल ट्रीट होते हैं और इनके बिना भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता। कोयला, जब आप लोग 11th क्लास में थे तो आपको फाइनल अकाउंट पढ़ाया गया था, और उस फाइनल अकाउंट के अंदर जो ये था ना कोयला वगैरह या पावर वगैरह, इसको ना डायरेक्ट एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया गया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ये कहते थे कि जो ये आपके कोयला वगैरह हैं या फिर जो लकड़ी वगैरह हैं, ये आपके किसी भी प्रोडक्शन को करने में सबसे ज़्यादा मददगार साबित होते हैं, और इनकी एक खासियत ये भी है कि आप इनको एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। एक प्रेस वाले के यहाँ पे चले जाओ तो जो प्रेस करते हैं वो बिना कोयले के बेकार हैं, बिल्कुल। जो कोयले की मतलब जिनके पास जो प्रेस है वो कोयले वाली है ना, अगर तो बिना कोयले के लिटरली वो बेकार हैं। उनका मतलब ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ उसमें इसके अलावा वो कुछ नहीं गौर कर सकते हैं, तो शायद उनके लिए इससे अच्छी प्रोड्यूसर गुड्स कुछ हो ही नहीं सकती। तो ये सब ऐसी चीज़ें जिनको आप एक इस्तेमाल करते हैं। कैपिटल गुड्स के बारे में हमने भर भर के पढ़ा। इसके अलावा वापस अगर एक बार एग्जांपल जानना चाहते हैं तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिख दिया, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, देखो कॉमर्स वाले तो इन चीज़ों को बड़ा आराम से कैप्चर कर लेते हैं, थोड़ा सा होता है जो आर्ट्स वाले होते हैं, क्योंकि आर्ट्स वालों को अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, ये कोयला वाला, ये जो मैंने भी बोला कि 11th क्लास के अकाउंट्स में आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा होगा। आप एक बहुत छोटी सी बात ऐसे कर सकते हैं कि जब आपको प्रोडक्शन करते हो तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनके बिना तो हो ही नहीं सकता। तो इनके बिना जो नहीं हो सकता वो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स है, ठीक है। प्लांट एंड मशीन, अगर आप कोई मशीन लाते हैं तो पूंजीगत वस्तु हैं और इनका भी आप इस्तेमाल किसी दूसरी प्रोडक्शन को करने के लिए ही करते हैं। तो कैपिटल गुड्स इज द पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स। इसीलिए कहा जाता है मेरे भाई कि ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल। ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल बट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर। मतलब सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती, परंतु सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं होती हैं। मतलब समझो कि मैं छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, ये मेरा एक बॉक्स है, मैं कह रहा हूँ ये मेरी प्रोड्यूसर गुड्स हैं, ये मेरी उत्पादक वस्तुएं हैं, और उस उत्पादक वस्तुओं के अंदर ये वाला हिस्सा मान के चलो, ये वाला हिस्सा है कैपिटल गुड्स।
अब आप समझो, सभी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर हैं, लेकिन सभी प्रोड्यूसर, यार ये वाला हिस्सा तो कैपिटल में आ ही नहीं रहा, जो बाहर वाला रह गया, समझ रहे हो आप? तो इस बात को भी हम लिटरली यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। एक छोटी सी बात और यहाँ पे ध्यान रखनी है, ध्यान आप पे ये बात रखेंगे, मान के चलो कि एक साल के अंदर हम मान के चलिए हम कोई सामान बेच रहे हैं, हमने कोई प्रोडक्शन करी और उस प्रोड्यूस करे हुए सामान को हमने जो उत्पादन करा है उस वाले सामान को हम लोग बेच रहे हैं। अगर साल के आखिरी तक वो सामान नहीं बिकता, वैसे तो अभी हम पढ़ने वाले इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर, मध्यवर्गीय वस्तुओं के अंदर, कि जो सामान हम बेचते हैं वो हमारा इंटरमीडिएट गुड होता है रीसेल पर्पस के लिए, जो आप दोबारा से बेचने की बात करते हैं। लेकिन अगर आपका एक ऐसा सामान जो आपने बेचने के लिए रखा हुआ है और साल के आखिरी तक वो ना बिके, तो भी मेरे भाई वो फाइनल गुड्स में ही काउंट होता है, ध्यान रखना, तो भी वो हमारा फाइनल गुड में काउंट होता है। हम ये बिलीव करके चलते हैं कि हमने कुछ पैसा तो उसमें इन्वेस्ट किया था, इस साल नहीं बिकेगा, बिकेगा तो सही अगले साल, लेकिन जिस साल में जो अनसोल्ड स्टॉक होता है, इसलिए इसमें कंसेप्ट और आ जाता है, ऐड हो जाता है, जिसको इन इंग्लिश कहा जाता है मेरा भाई चेंज इन स्टॉक। कि आपने कोई सामान बेचने की बात करी और वो सामान साल के आखिरी तक उस वर्ष में नहीं बिकता है, तो वो बचा हुआ सामान हमारा चेंज इन स्टॉक की तरह ट्रीट होगा और वो चेंज इन स्टॉक हमारा फाइनल गुड्स कहलाएगा, फिर वो इंटरमीडिएट नहीं कहलाएगा। ठीक है, और छोटी छोटी बातें अगर यहाँ पे आप ध्यान रखना चाहते हो तो आप इस तरीके से रख सकते हो। मैं देखूँ मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया। ठीक है, बहुत सही। चलिए जी, अभी तक तो मुझे लग रहा है कि अभी हमने सारा कर दिया। यहाँ पे एक बात और कर सकते हैं, यहाँ पे एक डाउट में और ला सकते हैं कि आप कैसे क्लासिफाई करेंगे, आप कैसे वर्गीकरण करेंगे कि कोई भी जो वस्तु है वो कंजम्पशन है या फिर कैपिटल है। सर सबसे पहली बात इसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल देखेंगे। अगर आप किसी वस्तु का इस्तेमाल, किसी गुड्स का इस्तेमाल जो कि फाइनल है, अगर अपने घर के लिए करते हैं तो वो कंजम्पशन गुड है, और अगर आप उसी का इस्तेमाल करते हैं पैसा कमाने के लिए, एक सिंपल सी भाषा में, तो वो कैपिटल गुड है, आपकी पूंजीगत वस्तु है। अभी सीबीएसई का सैंपल पेपर जो इश्यू हुआ था उसमें 2 नंबर पे क्वेश्चन यही दे रखा था उन्होंने, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के रिगार्डिंग। तो प्लीज़ आप इसको देखें, आप इसको नोट करें, क्योंकि इसके जस्ट बाद हम नोट करने जा रहे हैं कौन सा, इंटरमीडिएट गुड्स।